नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। एनसीईआरटी ईवीएस पेडागोजी सीटेट 2020 के लिए आज का आपका ये पार्ट 4 है। मैंने इससे पहले तीन वीडियो डाल चुके हैं ईवीएस की पेडागोजी के लिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में उसके लिंक मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये किस ऑल स्टेट टेट के लिए, जो भी आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट होंगे। सी टेट के लिए तो स्पेशली ये मैं बनाया हूँ, क्योंकि जो भी स्टेट टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वहाँ पे एनसीईआरटी ईवीएस ही चलती है। अब सभी स्टेट टेट ने क्लियर कर दिया कि एनसीईआरटी ईवीएस ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिए। जो भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, बी टेट, यूपी टेट, सी टेट, वहाँ के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करने होंगे 7634993536। तो कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक स्कूल के बच्चे एक गांव में गए। वहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आजकल वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया। कौन से प्रदूषण की बात हो रही है यहाँ पे? ध्वनि प्रदूषण की। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं तो आपको आंसर 100% लगभग मुझे लगता है कि आ जाती है। पर आप लोग गलती कहाँ करते हैं? आप गलती करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं। आप क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन को डील कर लेंगे तो आंसर आपके बेहतर हो सकते हैं। परंतु चलिए देखते हैं। परंतु ऐसा पहले नहीं था। जब गांव के आसपास घने वन थे तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का कारण है। तो आसपास पहले वन थे तो ध्वनि प्रदूषण कम थे। अगर आसपास अभी वन कम है तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ने का कारण है। तो चलिए ऑप्शन क्या क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया आपको नई सड़कों का निर्माण करना। ऑप्शन बी यातायात के साधनों में वृद्धि। ऑप्शन सी वनों की कटाई। ऑप्शन डी बांधों का निर्माण। तो क्या कारण हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के? अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या कहते हैं? तो नई सड़कों का निर्माण करना। नई सड़कों का निर्माण करने से ध्वनि प्रदूषण कम हो सकते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकते हैं। क्योंकि नई सड़कों का अगर निर्माण होगा तो आसपास से बहुत सारी गाड़ियां वहां से गुजरेंगी, तो ध्वनि उससे शोरगुल हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है, अभी हुआ नहीं, कन्फर्म नहीं। पहले हम सारी क्वेश्चन देख लेते हैं। यातायात के साधनों में वृद्धि, ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। क्यों? कि यातायात के साधनों में जैसे कि हमारी बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ हमारे आने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो, तो उससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारी पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो इनमें से सभी आपके बेहतर है। वनों की कटाई ये भी हो सकती है। तो वनों की कटाई होने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी है बांधों का निर्माण। नई नई बांध का निर्माण होने से बांध से जो पानी वहाँ से रिलीज होती है, तो उस आधार पर ध्वनि प्रदूषण गाँव में बढ़ जाती है। आपके लिए ये तो सभी राइट आंसर है, पर इनमें से बेस्ट कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट यानी बेस्ट कौन है? तो ये आपको चूज़ करना। लगभग आपको लगता है कि सभी आंसर आपके राइट हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक की बात की है, मैंने आपको बताया कि ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो नई सड़कों का निर्माण ये हो सकते हैं। यातायात के साधनों में वृद्धि, अगर ये होंगे तो ये भी हो सकते हैं। तो इनमें सबसे कॉमन ये दो कॉमन है, बांधों के निर्माण। यहाँ पे वनों की कटाई, क्योंकि अगर जिस जगह पे वन है तो वहाँ से 30 to 40% जो वहाँ पे एयर पोल्यूशन है, पहले तो एयर पोल्यूशन को ये कंट्रोल करती है, सबको पता है। तो मतलब ये ध्वनि प्रदूषण को भी कंट्रोल करती है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। 30 से 40% ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस हिसाब से गांव में पहले बहुत सारे वन होंगे, तो इसलिए वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण कम थी। और अभी वन बहुत ख़त्म होने की कगार पे हैं, काट लिए गए होंगे, इसलिए ध्वनि प्रदूषण वहाँ पे बढ़ गई होगी। तो आपको याद रखना, वनों की कटाई मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव टाइप के ऑप्शन है। तो यहाँ पे 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, आपको एक को चूज़ करना है। प्राथमिक विद्यालय की बात करिए, यहाँ पे अपर प्राथमिक की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो प्राथमिक विद्यालय प्राकृतिक भिन्नता एवं उनके कारणों को बताना, ऑप्शन बी है।
विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी पर यहाँ पर है बच्चों के तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की एक बात मैं एक बार फिर से देख लूँ। क्वेश्चन में कहता है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं कर सकते हम? तो चलिए, प्राकृतिक भिन्नता उनके कारणों को बताना, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं। प्रकृति के बारे में बताना, उनकी भिन्नताओं के बारे में बताना, तभी तो आगे चल के वो शिक्षित एजुकेटेड पर्सन होने के साथ साथ हमारी दुनिया और हमारी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ये तो सही होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 सही होंगे, एक गलत होंगे, सॉरी 3 गलत होंगे, एक सही होंगे। इस क्योंकि नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये भी सही हो सकते हैं, ये भी सही होंगे। बच्चों को 3 सही होंगे, एक गलत होंगे। मैंने पहले भी कहा आपको 3 सही करना आपको। बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषा से परिचित करना। जब हम पर्यावरण अध्ययन कराएंगे तो वहाँ पे शब्दावली पर्यावरण में हमें क्यों ज़रूरी है पर्यावरण, क्योंकि हम भाषा का तो ज्ञान करा नहीं रहे, हम पर्यावरण के बारे में बता रहे बच्चों को। जहाँ भाषा का ज्ञान हो वहाँ पे शब्दावली और परिभाषा से परिचित करानी होंगी। पर्यावरण में तो हमें लाइन टू लाइन ये समझाई जाती है कि आने वाले भविष्य में जब बच्चे एजुकेटेड पर्सन बने तो अपनी परिस्थिति और स्थिति को किस तरीके से बदल करके पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो विद्यार्थी में अच्छे नागरिक गुणों का विकास, विद्यार्थी में, हाँ ये भी सही होंगे। अच्छे नागरिक तभी हो सकते हैं विद्यार्थी में जब वो हमारे भिन्नताओं को समझेंगे। यहाँ पे भिन्नताओं को समझने के बाद ही अच्छे नागरिक विद्यार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया, अब 3 सही है, एक गलत है। तो अब बताएंगे सर आपने तो यहाँ पे 3 सही है, एक गलत है, ये तो ऑपोजिट टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेगेटिव कहलाता है। जब भी आपका क्वेश्चन नेगेटिव कहलाए तो वहाँ पे 4 सही होंगे, एक गलत होंगे। इस आधार पे ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा गलती करते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं उसे क्या करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन ई पौधों का अवलोकन, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी पौधों का चित्र। अपना राइट आंसर लगाइए, बहुत इजी है, आराम से दे पाइएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से ऑप्शन क्या क्या कहते हैं। श्यामपट्ट, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पौधे के विभिन्न भाग मतलब पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पार्ट ऑफ प्लांट की जब बात करेंगे श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट में हम पौधे के बारे में क्या पढ़ सकते हैं? सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनका आवश्यक गुण शिक्षण विधि नहीं दे सकते। पौधे का पूर्ण रूप से अवलोकन, यहाँ पे ऑप्शन एक ही सही है। पाठ्य पुस्तक ये बिल्कुल नहीं, श्यामपट्ट नहीं। पौधों का चित्र देख के हम नहीं समझ पाएंगे, कभी भी हम पौधे का चित्र देख के अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। श्यामपट्ट उसे किसे कहते हैं? अभी तक कोई हालांकि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें ब्लैक बोर्ड समझ आती है। ब्लैक बोर्ड इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों को श्यामपट्ट अभी भी समझ नहीं आती है। श्यामपट्ट मतलब होता है हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं। आप अपने ज्ञान में लगाइए कि ब्लैक बोर्ड में हम कभी पौधे का अवलोकन, पौधे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे का अवलोकन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अनुभव की, ठीक है, ऑप्शन ए अनुभव की, ऑप्शन बी है अवधारणा का बनना, ऑप्शन सी अन्वेषण विधियों का सत्यापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर लगाइए कि ऑप्शन क्या कहता है। यहाँ पे सवाल है ज्ञान निर्माण
में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे आवश्यकता की जरूरत है, ज्ञान का निर्माण की बात हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। ऑप्शन देखते हैं। आपका अपना अपना ऑप्शन लगाइए जल्दी से। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान निर्माण में अनुभव, हम कोई भी ज्ञान का निर्माण करते हैं सबसे पहले अनुभव की जरूरत होती है, जो हम पिछली ज्ञान के आधार पर अनुभव करते हैं। ऑप्शन बी, अवधारणा का बनना, क्योंकि हम अपने अपने आप में कॉन्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी, अन्वेषण विधियों का सत्यापन। अन्वेषण विधि मतलब जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसका रियल रूप में सत्यापन करना, मतलब इसका रियल रूप में सत्यापन जब तक नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सोच अलग है, जब तक उसको रियल फोकस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी सही है। तो अगर एक से ज़्यादा राइट ऑप्शन हो, सही लगे, तो उपरोक्त डी जहाँ पर आए तो आंख बंद करके उसे आप लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं का जवाब आया। प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की कौन सी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते इसका। ऑप्शन ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। अपना राइट आंसर लगाइए, क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या करना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे आदमी प्राइमरी लेवल पर, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 3 विशेषता होंगी, एक नहीं होंगी। यह शिक्षार्थियों की विविधपूर्ण पृष्ठभूमि को ज़रूरतों को पूरा करता है। जहाँ विविधपूर्ण है तो हो गया, वहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के विविधपूर्ण बहुत तरीके से ज़रूरतों को पूरा करती है। तो शिक्षार्थी को जहाँ ज़रूरतों को पूरा करे और विविधपूर्ण बहुत सारे तरीके से पूरा करे तो यह आपका राइट आंसर होगा। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। वास्तविक मतलब रियल की कहानी और घटनाओं को। पर्यावरण की जो अध्ययन हम करते हैं पाठ्य पुस्तक में प्राइमरी लेवल पे, तो यहाँ पे वास्तविक घटनाओं और कहानियों पर आधारित होती है, क्योंकि हम मतलब ऐसी चीज़ प्राइमरी लेवल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते जैसे कि हम कल्पना कर सकते, क्योंकि प्राइमरी लेवल के जिस स्तर के बच्चे होते हैं उसमें कल्पना करने की ना ही शक्ति होती है, ना हो कल्पना कर सकती है। इसका आंसर है तो जहाँ वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं के बारे में पूछा गया तो ये तो आंसर सही होंगे। चलिए क्या है देख लेते हैं अगला। तो ये भी आपके सही थे और ये भी सही थे। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब मैं आता हूँ ये आपके गलत क्यों होंगे, कैसे होंगे। तो पहली बात तो परिभाषाओं, प्राइमरी लेवल के स्तर के जो बच्चे होते हैं वो परिभाषाओं से बिल्कुल परिचित नहीं होते। परिभाषाएं उनकी ना तो समझ आती है ना ही उनके लिए परिभाषा बनी होती है। तो पहला अमूर्त अवधारणा यहाँ पे आती है। जब अमूर्त अवधारणा, तो यहाँ पे मैंने कहा था प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही थी, तो अमूर्त चीज़ें वो कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे वास्तविक की बात आ रही है तो वास्तविक वो कर पाएंगे। वास्तविक कहानियों में घटना यहाँ पे अमूर्त है। तो आपके क्वेश्चन तो पहले आपको पता चल रहा है कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ये गलत है। क्योंकि अमूर्त वो होती है जो हम कल्पना कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, पर हम रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है कि अमूर्त चीज़ों को हम एक्सेप्शन के रूप में कर सकते हैं। अगर कंपल्सरी नहीं कर सकते, एक्सेप्शन के रूप में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आती है अमूर्त अवधारणा। तो प्राइमरी लेवल के आपके जो छोटे आसपास में बच्चे, जिस भी स्कूल में आप जाएंगे प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए,
तो वो परिभाषा तो समझने वाले हैं नहीं। पहला। दूसरा, अमूर्त अवधारणाओं के उनका कोई लेन देन होने वाला है नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सोच नहीं सकते और कॉन्सेप्ट को मतलब अपने दिमाग में अमूर्त चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सकते, तो यह गलत है। यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकत्रित करने, यहाँ पे बात आती है एकत्रित करना, जहाँ भी एकत्रित करने, संगठित करने और परिवर्तित करने, वो तो राइट मतलब राइट टैग है, मतलब सही टैग है, तो ये भी सही होंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक सबसे पहले होते हैं। समाज और सांस्कृतिक, जहाँ पर भी पर्यावरण, जब पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं कोई भी स्टेट टेट के एग्ज़ामों में या फिर सी टेट के एग्ज़ामों में, समाज और प्राकृतिक का परिवेश जहाँ पर आए तो वो तो राइट ऑप्शन है। तो इनमें से 1 2 3 राइट ऑप्शन है, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। तो मैंने कहा जहाँ पर भी आपके नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो तो वहाँ 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है और आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे वो पूरी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या कहता है? पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जिसके एनसीएफ की हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं, हम लोग एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, इसमें 1 आंसर राइट होंगे, 3 गलत होंगे। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। चलिए आप खुद जवाब दे देंगे, क्योंकि एनसीएफ वाली वीडियो आप देख लिए होंगे तो अब अच्छी तरीके से जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि एनसीएफ आपको मैंने डिटेल में पढ़ाए। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको एनसीएफ की, या फिर आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको एनसीएफ के बारे में समझ आ जाएंगे। क्योंकि एनसीएफ बहुत लंबी चौड़ी का मतलब सब्जेक्ट है, पर हमने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट निकाले हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैंने सिर्फ जो वो क्वेश्चन आपको पॉइंट वहाँ से निकाले हैं जो कि आपके सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। और मैंने आपको नंबर लास्ट में दे दिया हूँ, फर्स्ट में मैं दे देता हूँ, हालांकि शायद मिस्टेक हो जाएंगी। तो 763435 76343599363536 नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके क्या कहते हैं व्हाट्सअप कर लीजिएगा और वहाँ पे आप नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। बहुत सारे लंबा सिलेबस है और लंबा सिलेबस में आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारी बुक आती हैं, तो मैंने उसका सभी का निचोड़ निकाला। तो चलिए एनसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। क्या शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, विषय की आधारभूत कल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन बी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन सी यहाँ पर है कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो आपका अपना राइट आंसर लगाइए, कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार ऑप्शन अच्छी तरीके से। विषय की आधारभूत कल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है विषय की आधारभूत संकल्पना और कल्पना बच्चे नहीं कर सकते, प्राइमरी लेवल के शिक्षक पे नहीं कर सकते। ये पहला तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना मतलब याद करना। हम बच्चे को कभी याद करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे को याद करने पर जोर डालना ही नहीं, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नेगेटिव हो जाएंगी। आधारभूत संकल्पना, याद करना, ये तो नेगेटिव है, ये तो होंगे नहीं। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग मेथड को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। एक पल में आप समझ जाएंगे ये राइट आंसर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इस पर। एनसीएफ मैंने जब डिटेल किया तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके वो बताएंगे, वो वाले स्टूडेंट जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं।
तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, प्राइमरी लेवल के बच्चे प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी चीज़ का प्रयोग प्रोजेक्ट मेथड कर ही नहीं पाएंगे प्राइमरी लेवल के बच्चे। तो ये हो जाती है नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी डी भी नेगेटिव, और क्या है सी यहाँ पे पॉजिटिव। तो राइट आंसर सी होगा, विद अधिगम को कक्षा के बाहरी जीवन से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रिया एक सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है। प्रिया का नाम करके एक विद्यार्थी आपका जो सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, क्योंकि वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है? 1 मिनट में आप आंसर लगा देंगे। चलिए ऑप्शन बताते हैं, अनुकरण के द्वारा, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन के द्वारा, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो चलिए देखते हैं। प्रिया को एक सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वह डैश के द्वारा, किसके द्वारा? डैश के संकल्पनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते जरूर हैं, ठीक है, बच्चे सीखते जरूर हैं, पर सृजनात्मक बच्चा नहीं सीख पाते हैं। अब सारे चिंतन वो चिंतन है जो सृजनात्मक बच्चे के लिए नहीं आते, ये भी रॉन्ग है। तो अब सारे चिंतन इसमें राइट हो जाएंगे, उपयुक्त से भी। अगर ये एक इनमें से एक भी गलत होंगे तो उपयुक्त डी गलत हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सही चरण है, क्या है? ऑप्शन ए डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखने और उनका संपादन करना। ऑप्शन बी है प्रश्न लिखना, डिजाइन तैयार करना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलाना। ऑप्शन सी प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन डी प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। तो अपना राइट आंसर लगाइए, क्या कहता है राइट आंसर? तो चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए सही प्रश्न बनाने की क्या क्या चरण होनी चाहिए? तैयार करना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसके किस आधार पर नहीं अगले क्वेश्चन तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। ये राइट आंसर, आपका पहला क्वेश्चन ही राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में पहेलियों का शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। ऑप्शन बी बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पहले कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करना, पहेलियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन करने का क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बच्चों को जानना, बच्चों को त्रुटि को पहचानना, अगर कहीं गलत है तो उस पर सवाल करने की इच्छा को प्रेरित करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, हाँ बच्चों में नए ज्ञान को अपने आप सोचने का, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एजुकेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी एजुकेटेड को तर्क शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। कोई बच्चों में सृजनात्मक मतलब क्यूरियोसिटी का चिंतन करना, योग्यता का विकास करना। तो यहाँ पर ए भी सही है और बी भी सही है, तो अगर और सी भी सही है। जहाँ पर तीनों क्वेश्चन सही हो तो उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? इजी क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आपने भी अपने स्कूल के दौरान क्षेत्रीय भ्रमण किए होंगे, तो चलिए उसका आज जवाब दे दीजिए। तो ऑप्शन ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन बी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन सी सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी टीम भावना बढ़ाना। तो चलिए इसका राइट आंसर लगाइए क्या है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में, यहाँ पे सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का निम्न में से उद्देश्य की प्राप्ति करता है। शैक्षणिक भ्रमण मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी हम विजिट करते हैं उसके बारे में। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ये हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा मतलब ताकत। ये तो एक्सरसाइज से हो सकती है, खान पान से हो सकती है, बच्चों की हौसला अफजाई से हो सकती है। मेरे ख्याल से ये नहीं होंगी। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, यहाँ पे भ्रमण की बात रही है। भ्रमण जब भी हम करते हैं, कोई चीज़ को हम देखने जाते हैं, तो मान लो एक पेड़ हमने लगाया और पेड़ को हम अच्छा है, ख़राब है, कि बीमार है, पानी चाहिए, खाद चाहिए, उसको साफ़ सफाई चाहिए, उसके जब तक भ्रमण नहीं करेंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। किसी को भेजेंगे, वो किसी के वीडियो कॉल द्वारा फ़ोटो देखने से उतना अनुभव नहीं आ पाएंगी। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर ये होगा सामाजिकरण को बढ़ावा देना। शैक्षिक भ्रमण में सामाजिकरण का कोई तात्पर्य नहीं है। टीम भावना बढ़ाना, ये तो खेल विधि पे डिपेंडेंट है। ये भी खेल विधि पर डिपेंडेंट है और ये भी खेल विधि पर, ये भी ऊर्जा है, यहाँ पे खेल विधि का डिपेंडेंट। यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण की बात हो रही है। शैक्षिक भ्रमण में प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी लघु उत्तरीय, ऑप्शन सी दीर्घ उत्तरीय, ऑप्शन डी निबंधनात्मक। अपना राइट आंसर लगाइए क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखते हैं। छात्रों को रटने की प्रवृत्ति से प्रश्नों से रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए, अब जो हम रट्टू बल बनते हैं, रट्टा मारते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करनी चाहिए? उसको रोकने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पूछने चाहिए, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। सिंपल सी बात, इसमें क्या समझाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? तो ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन ए बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन डी गृह कार्य पूर्ण करना। तो चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेरणा करना, अपने आप से मन में जो फीलिंग आती है, फीलिंग आती है उसको बाहर निकालना। अपने मन में जो भी फीलिंग आती है, जो भी हम क्यूरियोसिटी करके जानते हैं, जो भी हम सीखते हैं, इस आधार पर करना। इसको हम सोचते हैं संकेत के आधार पर, तो उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ये तो बिल्कुल नहीं। कक्षा में जब अधिकतम उपस्थिति लाएंगे तो क्या अभिप्रेरणा आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ए बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ये होगी इसका राइट आंसर। चलो ये इधर भी देख लेते हैं। कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो बिल्कुल नहीं। खामोशी किसी भी तरीके से पॉजिटिव टैग हो ही नहीं सकते। गृह कार्य पूर्ण करना, ये तो होमवर्क का बनाना, ये भी टोटल नेगेटिव है। तो ये भी टोटल नेगेटिव। ए सी एंड डी टोटल नेगेटिव। यहाँ पे राइट आंसर आपका होता है क्वेश्चन बी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ये तो सिंपल सी बात होगी कि यहाँ पे जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, स्पेशल टेट सी टेट के लिए, तो वहाँ पे बच्चों पे फोकस करनी चाहिए। क्योंकि हमारे एनसीएफ ने कहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे अपने आप से कुछ करें। यहाँ बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो सीधा दिखता है कि यहाँ पे राइट आंसर आपका बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है? ऑप्शन ए बच्चों को समस्या सुलझाने से, ऑप्शन बी उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने से, ऑप्शन सी उन्हें सुझाव व संकेत देने से, सुझाव संकेत देने से उससे ये नए ज्ञान सीखते हैं, ऑप्शन डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझाने से। अपना राइट आंसर लगाइए, क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है 87 किसके द्वारा बच्चे को सीखने का अवसर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अवसर एक पॉजिटिव टैग है। ये टैग है आपके लिए, मैंने टैग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग आपको मेरे ख्याल से 60% क्वालिफाइड अगर होना है किसी भी टेट में, सी टेट में, तो आप टैग वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि टैग से आपको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, ना कोई क्वेश्चन पढ़ना, ना ही ऑप्शन पढ़ना। जहाँ पे आप टैग देख लोगे कि क्या वर्ड क्या कहता है, कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, बात ख़त्म। वहाँ पे आप समझ जाओगे, राइट आंसर लगाओगे। तो चलिए पहले मैं अवसर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ किसी बच्चे कोई भी बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है, तो पॉजिटिव टैग है। कौन सा काम करे ऐसे जो बच्चों को सीखने का अवसर मिलते हैं। बच्चों को समस्या सुलझाने का, बच्चे समस्या नहीं सुलझा सकते, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे कोई चीज़ को हल कर सकते हैं, पर उनकी समस्याएं वो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। अपर प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट के लिए उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करना, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट संरचना को स्पष्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें सुझाव व संकेत देने से, जिससे वो नया, हम सुझाव व संकेत देंगे तो नया ज्ञान सीख तो पाएंगे, पर बच्चे खुद से अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देंगे उन्हें सुझाव। कौन देगा? हम लोग देंगे। अगर जब हम लोग उसे सुझाव देंगे तो वो खुद से कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तब बच्चे खुद से सीख अवसर मिलता है उसे सही उत्तर अच्छी तरह समझाने से। बच्चे को जब हम सही उत्तर समझा देंगे तो वो खुद उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को, सुझाव को, संकेतों को खुद अपनी तरीके से समझ लेंगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के सीखने के तरीके पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? बच्चे जो सीखते हैं इन तरीकों पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? ऑप्शन ए जीन पियाजे और A.L. वाइगोस्की ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर ने, ऑप्शन सी L.N. वाइगोस्की और ब्रूनर ने, ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन ने। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन वो तो मैंने पहले जितना पढ़ाया वो तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन आपको थ्योरी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते, वो वाले क्वेश्चन तो आप ऐसे ही आंसर दे दोगे, इसके लिए थोड़ी आपको पढ़ने पड़ेगी। इसीलिए आपको लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए। लेक्चर वीडियो में आपको ईजी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर देंगे। जिसने देखे होंगे तो वो दे दिए होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे लेक्चर वीडियो तो उनके लिए आज मैं बता रहा हूँ। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। बच्चों के सीखने का तरीका सबसे पहले किसने अध्ययन किया? जीन पियाजे, क्योंकि ये सीखने का, वाइगोस्की सीखने का सबसे पहला काम इन दोनों भाइयों ने किया था। इन दोनों, सॉरी भाई नहीं बोल सकते इनको, महान वैज्ञानिकों में से थे। अगला क्वेश्चन है, अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई बच्चा है, अब वो पढ़ने के लिए अपना मन नहीं लगा रहा, उसको कुछ पढ़ने में ना तो मन लगता है और ना ही वो लगाना चाहता है, तो आप एक शिक्षक है, शिक्षक क्या करना चाहिए? आपको मैं बता दूं, शिक्षक का काम केवल ये नहीं है जाके विद्यालय में सिर्फ उसे पढ़ाए, चाहे वो पढ़े या नहीं पढ़े, और समय पर पेमेंट ले, ऐसा नहीं है। शिक्षक का कार्य ये है बच्चे नहीं पढ़ रहे इसका पता लगाना, क्यों नहीं पढ़ रहे उसका कारण जो ढूंढना, उसका हल करना। आप लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन। बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाना चाहिए। ऑप्शन बी बच्चे से कहना कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। ऑप्शन सी पाठ को रोचक हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन
डी है इसका, प्रकरण को तुरंत बल देना चाहिए। अपना राइट आंसर लगाइए, क्योंकि ये आपकी चिंतन शक्ति का विकास करेगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से, आपको मैं बता दूं। अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए जाना चाहिए। अब बच्चे को तभी खेलने के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे बच्चे को, यहाँ पे सवाल पूछा, बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं लग रहा, तो मैदान में ले जाके क्या करोगे? उसको गेम खिलाओगे, रनिंग कराओगे, तो इससे क्या बच्चे को पाठ में रुचि लगने लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको इंटरेस्ट लाना है। किस तरीके से इंटरेस्ट लाना? मतलब आप जो उसे पढ़ा रहे हो, उसे पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही रुचि है, तो रुचि पैदा करना। मैदान में ले जाके हम रुचि पैदा नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं ला सकते। बच्चे से कहना कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम कर ले। बच्चे को ना सिर में दर्द है, सवाल यहाँ पूछा नहीं गया कि बच्चे की क्या तबीयत ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं। वो आराम करने से रुचि उत्पन्न होती है। उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, उसको इस तरीके से बनाना कि ताकि वो पढ़ने के लिए अपने आप को सवाल करे कि हम पढ़ें। पाठ को रोचक बनाना है सबसे, ये है आपकी पॉजिटिव टैगलाइन। प्राइमरी लेवल के बच्चे को लोग हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हो पाठ को रोचक बनाए, इंटरेस्टिंग बना देते हैं पाठ को। जो बच्चे पढ़ने, अगर हम टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी को बोल दें कि वो टॉफ़ी में कुछ खट्टा मीठा चटपटा नहीं डाले या फिर उसमें मीठा नहीं डाले जो बच्चों को पसंद है, तो सिर्फ वो टॉफ़ी बना देंगे तो कभी भी वो नहीं खाएंगे टॉफ़ी। बच्चे टॉफ़ी इसलिए खाते हैं उसके पेट नहीं भरने के लिए, उसको मन बहलाने के लिए बच्चे टॉफ़ी खाते हैं, तो क्योंकि वो रोचक टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए बच्चों को पढ़ने के लिए, रोचक करने के लिए हम उसमें कुछ रोचक चीज़ें ला सकते हैं बच्चे को इंटरेस्ट लेने के लिए। बहुआयामी, बहुत सारे आयाम उसमें जोड़ देना। पर दृश्य श्रव्य सामग्री, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टैग दिए गए हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, कुछ देखने के लिए बच्चे अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो लगाने से बच्चे अपने आप इंटरेस्ट ले लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये आपका क्वेश्चन राइट है। प्रकरण द्वारा तुरंत बल देना, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, यहाँ पे बहुत सारे टैग वर्ड हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय विज्ञान शिक्षक बच्चे से कुछ गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य निम्न में से किसकी पूर्ति करना? ऑप्शन ए व्यस्त रखना यानी इंगेज करना, और मूल्यांकन करना इवोल्यूट करना। ऑप्शन बी समझाना एक्सप्लेनेशन करना, और विस्तृत करना एलेबोरेट करना। अन्वेषण करना एक्सप्लोर करना, और मूल्यांकन करना इवोल्यूट करना। ठीक है, व्यस्त रखना, इंगेज करना, अन्वेषण करना या एक्सप्लोर करना। तो अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ, परिस्थिति और स्थिति की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय, व्यवहारिक अनुभव उपलब्ध कराते समय विज्ञान शिक्षक बच्चे को कुछ गतिविधियों करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है कि विज्ञान के शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से रखना है। विज्ञान के शिक्षक उन्हें उद्देश्य किसकी पूर्ति कर रहे हैं? व्यस्त रखना, विज्ञान में व्यस्त नहीं रख सकते हैं। समझाना एक्सप्लेन करना, विस्तृत करना। विज्ञान में समझा सकते हैं, विस्तृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं, एलेबोरेट होते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष का, विज्ञान में प्रत्यक्ष का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अन्वेषण करना, एक्सप्लोर तो कर सकते हैं विज्ञान में, मूल्यांकन विज्ञान का अर्थ नहीं है। व्यस्त करना, अन्वेषण करना, शायद इनमें से क्वेश्चन आंसर ही गलत मुझे दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर कुछ होगा तो ये वाला नहीं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो चलिए स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी जल्दी प्रेस कर दीजिए। यूपी टेट, बी टेट, एससी टेट, ऑल स्टेट टेट के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 7634993536। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मैं कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी पड़ेगी।
और जो भी मैसेज क्वेश्चन होगी, क्वेरीज होंगी, आपको वहाँ पे जवाब दे दी जाएंगी। हमारी टीम वहाँ पे आपके लिए मेहनत, बहुत पूरी तरीके से मेहनत करके काम करती है। और दूसरी, आपको नोट्स क्यों लेनी चाहिए? नोट्स में इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे बुक हैं। जो भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो आप, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट, यूके टेट, बिहार टेट, जैसे भी तैयारी कर रहे हो, एच टेट, वहाँ पे बहुत सारे सिलेबस हैं। सिलेबस तो आपको दे देंगे, बहुत सारे मार्केट में किताब है। उनकी लैंग्वेज, सबसे पहले मैं बता दूं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। आपको लैंग्वेज समझने में समय लग जाते हैं, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन नोट्स मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट सबको दिए, तो उनकी जो पॉजिटिव है बहुत अच्छी आई है, उसकी रिज़ल्ट अच्छी आई है। तो आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत होंगी। वहाँ पे लैंग्वेज समझने के बाद आपको उस तरीके से याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ 19 पॉइंट निकाल के रखा हूँ। बहुत सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया थोड़े समय में। कुछ समय लगेंगे, उतने समय आपके पास तो होंगे नहीं, और बिजी भी होंगे, तो इसलिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप मैं कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद अपनी तैयारी को चैनल में पेडागोजी वगैरह सब, मैथ की सीरीज़ आप चलती है हमारे चैनल पे, लेक्चर की सीरीज़ चलती है, लेक्चर की सीरीज़ और मैथ की सीरीज़। जो मैथ में ज़ीरो है ना, मैथ में सबकी शिकायत रहती है, सर मुझे मैथ नहीं आती। मैथ में ज़ीरो जो हैं, ठीक है, मैं उसे हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है मैथ में। इसीलिए चैनल पर बने हैं और प्लेलिस्ट में जाके अपना मैथ के वीडियोस देखते रहे। मैं मैथ के वीडियोस लाया हूँ, हालांकि ऑलमोस्ट वीडियो मैंने पहले डाल भी चुका हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से शुरू से सबको क्लियर करा रहा हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।